सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं टाइम कॉप के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे पुलिस वाले की जो टाइम ट्रैवल कर सकता है, लेकिन सरकार को ये बात पता नहीं होती कि कुछ और लोग भी टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और उनके मंसूबे कुछ और ही हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने जॉर्जिया का दृश्य आता है और ये वक्त होता है 1863 का, जब यहाँ के लोग बहुत सारा सोना लेकर के जा रहे होते हैं यहाँ के सम्राट के पास। तभी वो रास्ते में देखते हैं कि एक आदमी खड़ा है जिसका पोशाक इनसे बिल्कुल ही अलग है, वो किसी और ही समय का लग रहा है। फिर ये लोग रुक जाते हैं और ये दोनों बातें करने लगते हैं। तब थोड़े समय के बाद वो आदमी कहता है कि मुझे पता है तुम लोग बहुत सारा सोना लेकर के कहाँ जा रहे हो, तुम लोगों की भलाई इसी में है कि ये सारा का सारा सोना मेरे हवाले कर दो। तब इस बात को सुनने के बाद ये सारे के सारे सिपाही भड़क जाते हैं और वो हमला करने की तैयारी करने लगते हैं। तभी आदमी 2 मशीन गन निकालता है जो बहुत ही एडवांस है। ये मशीन गन बिल्कुल भी इस वक्त का नहीं है, जिससे वो मिनटों में इन्हें भून करके रख देता है। तभी हमारे सामने 1994 का दृश्य आता है और जगह होता है वॉशिंगटन, जहाँ पर हम देखते हैं एक नेता को जिसका नाम है जॉर्ज स्पोटा। जॉर्ज को यहाँ के मीटिंग में बुलाया गया है। अभी ये सारे लोग एक वैज्ञानिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसे अभी अभी नोबेल पुरस्कार मिला है। उस वैज्ञानिक का नाम है हांस। ये लोग बताते हैं कि हांस पिछले 20 साल से एक टाइम मशीन पर रिसर्च कर रहा था और फाइनली वो मशीन बन करके तैयार हो चुकी है और वो काम भी कर रही है। लेकिन ये मशीन अभी उतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई है कि इससे भविष्य में जाया जा सके। लेकिन इस मशीन की मदद से ये लोग पास्ट में जरूर जा सकते हैं, लेकिन पास्ट में जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अगर पास्ट में कोई भी बदलाव हुआ तो उसका असर भविष्य पे पड़ता है, जो कहीं ना कहीं भविष्य को निस्तो नाबूद कर सकता है। तब इन सारी बातों को सेनेटर बड़े ही ध्यान से सुनता है। जॉर्ज कहता है कि इस मशीन का दुरुपयोग भी हो सकता है। बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाएंगे। कोई कहेगा कि क्या हम पास्ट में जाकर के हिटलर को नहीं मार सकते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी ने पास्ट में जाकर के हिटलर को मारा तो उससे हमारा भविष्य तबाह हो जाएगा, कहीं पूरी इंसानियत भी खत्म हो सकती है। इसीलिए हमें इसे सुरक्षित रखना है। मैं चाहता हूँ कि हम एक कमेटी का निर्माण करें जिसका नाम हो TEC। इस कमेटी का यही काम होगा कि हमारे पास्ट को जैसे का तैसा बना करके रखें, उसमें कोई भी बदलाव ना हो। और हमने इस कमेटी को फॉर्म करना शुरू कर दिया है। इसके पहले सिपाही होने वाले हैं मतुजाक। तब इन बातों को सुनने के बाद बाकी सारे लोग कहते हैं कि इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। एक नया डिपार्टमेंट बनाना कोई भी आसान काम नहीं है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी ज्यादा जल्दबाजी में क्यों हो। अगर टाइम मशीन बन गया है तो टाइम मशीन को बचा करके रखो कि वो किसी गलत हाथों में ना जाए। एक नया का नया डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तब जॉर्ज कहता है कि ऐसा नहीं है, ऑलरेडी वो मशीन शायद गलत लोगों के हाथ में लग चुकी है या फिर उसका डुप्लीकेट। आज से 10 दिन पहले बहुत सारा हथियार खरीदा गया है और जिस आदमी ने उन हथियारों को खरीदा उसने हथियारों के बदले सोना दिया है। जब उस सोने के बारे में पता किया गया तब पता लगा कि ये सोना 1863 से आया है। इस चीज के बारे में हमने कई बार जानकारियां निकाली, लेकिन हर बार हमारे सामने यही जानकारी आई कि ये सोना 1863 का है। यानी कुछ बुरे लोगों के पास वो मशीन है जिससे वो पास्ट में जा रहे हैं और हमें कैसे भी उन्हें रोकना है, वरना वो पूरे के पूरे भविष्य को तबाह करके रख देंगे। तब इन बातों को सुनने के बाद कुछ लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये असली दुनिया है, कोई स्टार वॉर्स की मूवी नहीं है जिसमें ऐसी सारी चीजें होंगी। हमें तुम पे भरोसा नहीं है। लेकिन इस पैनल में जो सबसे यंग उम्र का सेनेटर है वो इस बात के लिए मान जाता है। उसका नाम है एरन। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी हमारे सामने एक मॉल का दृश्य आता है और यहीं पर हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम है एलिसा, जो बड़े ही ध्यान से शोरूम के अंदर देख रही होती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि औरतों को समझना बहुत ही मुश्किल है। तब एलिसा कहती है कि तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की है। फिर वो उस आदमी को किस करती है। तब हमें पता लगता है कि ये दोनों पति पत्नी है। एलिसा के पति का नाम है मैक्स। मैक्स एक पुलिस ऑफिसर है। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी हम एक चोर को देखते हैं जो एक महिला का पर्स छीन करके भागता है। तब मैक्स उसके रास्ते में आकर के खड़ा हो जाता है और अपने किक को कर देता है उसके चेहरे के सामने। तब वो चोर रुक जाता है और उस महिला का पर्स वापस करके यहाँ से निकल जाता है। तभी मैक्स देखता है कि ऊपर से 2 लोग उसे बड़े ही अजीब तरीके से घूर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैक्स उधर देखता है तब उसे पता लगता है कि वो दोनों के दोनों आदमी गायब हो चुके हैं। तभी मेलिसा उससे पूछती है कि तुम्हारे नए जॉब का क्या हुआ, क्या तुम TEC को ज्वाइन कर रहे हो? तब मैक्स कहता है कि हाँ। तब मेलिसा कहती है कि क्या इस काम में ज्यादा खतरा है, कहीं तुम्हें बार बार बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा? तब मैक्स इन सवालों के जवाब नहीं देता। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके कंधे पे तोते बैठे हैं। वो इन दोनों की तस्वीर खींचता है और कहता है कि आप दोनों एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तब मेलिसा इस तस्वीर को ले लेती है और कहती है कि जब तुम साथ नहीं रहोगे तब मैं इस तस्वीर को देखा करूंगी। फिर ये दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं
और घर आने के बाद रात में ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। बाहर बिजलियां बहुत ही तेज कड़क रही होती हैं। तब थोड़ी देर के बाद ये दोनों सोने लगते हैं, लेकिन बिजलियां इन्हें सोने नहीं देती। तभी मेलिसा मैक्स को कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन इसी बीच यहाँ का फोन बजने लगता है। तब मैक्स फोन उठाता है और उसे पता लगता है कि उसका एक साथी बीमार हो गया है, इसीलिए मैक्स को उसकी जगह लेनी पड़ेगी। तब मैक्स अपना यूनिफॉर्म पहनता है और जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन मेलिसा उसके जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो कहती है कि मुझे तुम्हें कोई ज़रूरी बात बतानी थी। तब मैक्स उसे समझाने लगता है और कहता है कि मैं यूं गया और यूं आया, जब मैं आऊँगा तब मेरे पास बहुत ही ज़्यादा वक्त होगा, तुम आराम से बताना, तुम्हें जो कुछ भी बताना हो। फिर इतना कहने के बाद वो घर से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आते ही एक आदमी उस पर हमला कर देता है। वो लोग उस पर वार करते हैं और ज़मीन पे नीचे गिरा देते हैं। फिर वो आदमी चला जाता है मैक्स के घर के अंदर। तभी यहाँ पर दो लोग और आते हैं जो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं मैक्स पे। तब हमें पता लगता है कि ये दोनों वही लोग हैं जिन्हें हमने मॉल में देखा था, जो बड़े ही अजीब तरीके से मैक्स को घूर रहे थे। वो उसे ऐसे ही छोड़ करके चले जाते हैं। तब थोड़ी देर के बाद मैक्स होश में आता है। तब हमें पता लगता है कि मैक्स ने नीचे बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा था, इसीलिए उसे गोली नहीं लगी। तभी वो देखता है कि मेलिसा अंदर चीख रही है। तब वो अंदर जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन वो अंदर जाता उससे पहले ये पूरा का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। तब मैक्स को एहसास होता है कि उसने अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। तभी हमारे सामने 1929 का दृश्य आता है। यह तब का वक्त है जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था और अभी वॉल स्ट्रीट के सामने एक लाश पड़ी हुई है जिसकी सारे लोग तस्वीरें खींच रहे हैं। तभी हम लायल एटवुड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बिल्डिंग के ऊपर आकर के एक ऑफिस में बैठ जाता है। फिर एक अखबार को बाहर निकालता है। यह अखबार भविष्य से है जिसमें 2004 का डेट लिखा हुआ है। फिर लायल बहुत सारे स्टॉक्स को चुनने लगता है और कॉल करता है रॉस नाम के एक आदमी को और एक लॉस खाई हुई कंपनी के बारे में कहता है कि इसके 1 लाख शेयर्स को खरीद लो। तब वो आदमी चौंक जाता है, लेकिन लायल कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि अभी के अभी 1 लाख शेयर्स को खरीदो। ये कंपनी भले ही अभी घाटे में है, लेकिन बहुत ही जल्द ये कंपनी सबको पीछे छोड़ दे। लेकिन अभी लायल बात कर ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक पोर्टल खुलता है जिस पोर्टल से मैक्स बाहर आता है। तब हमें पता लगता है कि लायल भी टीईसी में काम किया करता था। वो कभी मैक्स का पार्टनर था, लेकिन लायल की लालच बढ़ने लगी और लालच के चक्कर में उसने टीईसी को धोखा दिया और अपने फायदे के लिए काम करने लगा ताकि वो अपने भविष्य को संवार सके। मैक्स लायल को कहता है कि अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन इन्हीं बातों के बीच लायल यहाँ का अलार्म बजा देता है। तब 2 लोग अंदर आते हैं जिनमें से एक बॉक्सर है। सबसे पहले बॉक्सर हमला करने की कोशिश करता है मैक्स पे, लेकिन मैक्स उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। तब दूसरा आदमी हमला कर देता है मैक्स पे, उस पर हर चीज उठा करके फेंकता है, लेकिन मैक्स के पास उसके हर एक हमले का जवाब है। वो हमला करते जाता है और मैक्स बचते जाता है और अंत में उसे भी बेहोश कर देता है। तब लायल निकालता है एक मशीन गन को बाहर और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है मैक्स पे, लेकिन मैक्स जानता है कि इन गोलियों से कैसे बचना है। फिर एक वक्त के बाद लायल की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। तब मैक्स उसके सामने आता है और कहता है कि मुझे बताओ कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो, इतनी जल्दी तुम्हारे अंदर इतना लालच आया कहाँ से। तब लायल नाम लेता है सेनेटर एरॉन मैकॉम का और कहता है कि वो जल्दी ही राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा होने वाला है, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है और उसी ने मुझे ये सब करने के लिए बोला है। तब इस बात को सुनते ही मैक्स कहता है कि क्या तुम गवाही दे सकते हो अपने वक्त में जा करके। तब लायल कहता है कि नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तब वो मेरे पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो इसी टाइमलाइन में मार दो, तभी वो मेरे परिवार को जिंदा छोड़ेगा। लेकिन मैक्स कहता है कि नहीं, तुम्हें अपने वक्त में वापस चलना ही पड़ेगा। तब इन बातों को सुनने के बाद लायल खिड़की से नीचे कूद जाता है। तब मैक्स भी उसके साथ कूद जाता है और बीच रास्ते में ही वो टाइम मशीन को एक्टिवेट कर देता है। तब ये लोग पहुंच जाते हैं अपने टाइमलाइन यानी 2004 के वक्त में। तब लायल को पेश किया जाता है यहाँ के कोर्ट में और एक के बाद एक इस पे बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चार्ज है कि इसने भविष्य को बदलने की कोशिश की है और इसकी सिर्फ एक ही सजा है, वो है सजा है मौत। तब लायल इस बारे में कुछ भी नहीं कहता, वो बिल्कुल चुप रहता है, उसे अपनी सजा कबूल है। फिर उसे वापस भेज दिया जाता है 1929 में, जहाँ पर वो नीचे गिर रहा था। अब वो नीचे गिरता है गाड़ी के ऊपर और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तब हमें फिर से 2004 का समय देखने को मिलता है, जिस समय टीईसी बहुत ही जोरों शोरों से काम कर रही है। मैक्स इनका सबसे बेहतरीन ऑफिसर है, सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि सेनेटर मैकॉम आने वाला है। यहाँ पर जॉर्ज भी आ चुका है। जैसे ही सेनेटर यहाँ पर आता है, वो कहता है कि मुझे मैक्स से बात करनी है और जानना है उसके आखिरी मिशन के बारे में, कि उसने अपने आखिरी मिशन को कैसे पूरा किया। फिर ये लोग एक साथ जाने लगते हैं,
जब मैक्स जा रहा होता है तब वो मैकॉम को कहता है कि मुझे पता है लायल किसके लिए काम कर रहा था, इसीलिए मुझे बेवकूफ़ मत समझना। तब मैकॉम कहता है कि अगर तुम्हें पता है तो तुमने अब तक लायल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। तब मैक्स कहता है क्योंकि अब वो जिंदा ही नहीं है। तब मैकॉम भड़क जाता है। तभी हमें पता लगता है एक और इन्वेंशन के बारे में। उसी वैज्ञानिक ने एक और खतरनाक चिप बनाई है जिस चिप के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तभी मैकॉम कहता है कि अब मैं फंडिंग को बंद कर रहा हूँ टीईसी के लिए। पहले ही मैं बहुत सारे पैसों को बर्बाद कर चुका हूँ, अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसीलिए डिपार्टमेंट जल्दी ही बंद हो जाएगा। मेरे पास अभी बहुत सारे पैसे होने चाहिए थे, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे पास्ट के साथ छेड़छाड़ हुआ है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तब शायद कहीं मैं भविष्य में जिंदा भी ना बचूं, इसीलिए मैं पूरे के पूरे टीईसी को बंद कर रहा हूँ। फिर इतना कहने के बाद वो चला जाता है और जाकर के मिलता है अपने असिस्टेंट से। तब उसका असिस्टेंट कहता है कि हमें जल्दी ही कैंपेन को बंद करना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तब मैकॉम गुस्सा हो जाता है और अपने असिस्टेंट को धक्का दे देता है दरवाजे पे, जिससे उसकी नाक टूट जाती है। फिर वो उसे कहता है कि कितने पैसों की जरूरत है, तुम बस पैसों का नाम लो। तब असिस्टेंट कहता है कि $50 मिलियन, जिसका अभी अभी इन्हें नुकसान हुआ है। और इतने पैसों का नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि मैक्स ने पास्ट में जाकर के लायल को पकड़ लिया और उसे पूरी जानकारी नहीं देने दी, जिसकी वजह से इनका नुकसान हो गया। और दिन प्रतिदिन ये समस्या बढ़ती ही जा रही है मैकॉम के लिए। तभी हम देखते हैं मैक्स को जो अभी भी काम कर रहा है। तभी उसके पास मतुजक आता है। मतुजक मैक्स का बॉस है, लेकिन उसके साथ साथ वो उसका सबसे अच्छा दोस्त भी है। वो मैक्स को समझाता है कि तुम्हें मैकॉम से पंगा नहीं लेना चाहिए, वो आदमी बहुत ही खतरनाक है, तुम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या कर सकता है अपने पैसों के लिए। तब मैक्स कहता है कि मुझे पता है वो क्या कर सकता है। उसने लायल को डरा करके अपने टीम में शामिल कर लिया था। लायल बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और इसी तरीके से उसने आधे डिपार्टमेंट को अपनी जेब में रखा है। टीईसी के किसी भी ऑफिसर पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। तब मतुजक कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। तब मैक्स कहता है कि कैसे भी सच्चाई मैं दुनिया के सामने ला करके रहूंगा। तभी वो अपनी पत्नी की तस्वीर को देखता है और कहता है कि मैं नियमों से बंधा हुआ हूँ, मैं नियमों को तोड़ करके अपनी पत्नी को भी नहीं बचा सकता। वहीं यह आदमी अपनी जेबें भरे जा रहा है पास्ट में जा करके। लेकिन अब मतुजक यहाँ से निकल जाता है। जाते समय वो मैक्स को कहता है कि क्या तुम डिनर पर आना चाहोगे, लेकिन मैक्स इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी की पुरानी वीडियो देखने लगता है और सो जाता है। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है उसे लगता है कि उसके घर के अंदर कोई आया हुआ है। तब वो जग जाता है। तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है। ये दोनों बहुत देर तक ऐसे ही लड़ते रहते हैं। जो आदमी हमला कर रहा है मैक्स पे वो एक बेहतरीन फाइटर है, लेकिन मैक्स को पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। वो उसे पकड़ता है और पूछने लगता है कि बताओ तुम्हें किसने भेजा है यहाँ पर। लेकिन वो आदमी कुछ बताता उससे पहले यहाँ पर एक और कातिल आ जाता है जो निशाना लगा रहा है मैक्स पे। लेकिन ऐन वक्त पे मैक्स पहले कातिल को सामने कर देता है और वो कातिल इसको मार देता है। तभी एक पानी का जार नीचे गिर जाता है और पानी चारों तरफ फैलने लगता है। तभी वो कातिल जमीन पे गोली चला देता है जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी से भरा पड़ा है। तब इस चीज को देखते ही मैक्स ऊपर कूद जाता है, लेकिन यह कातिल आ जाता है बिजली की चपेट और यहीं पर इसकी मौत हो जाती है। इसी वक्त हम एक और टीईसी ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है फील्डिंग। वो मैक्स के पास आई हुई थी उससे मिलने के लिए। वो उसकी नई पार्टनर है, लेकिन वो सारी चीजों को देख करके चौंक जाती है। तब ये दोनों पहुंचते हैं टीईसी के ऑफिस में। मतुजक बताता है मैक्स को कि ये तुम्हारी पार्टनर है। इस डिपार्टमेंट में बहुत ही कम लोग बचे हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ और उनमें से फील्डिंग एक है। तब मैक्स कहता है कि मैं अकेला ही काम करता हूँ, मुझे पार्टनर की जरूरत नहीं है। लेकिन मतुजक कहता है कि अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, ये मेरा ऑर्डर है कि इसे तुम अपने साथ लेकर के जाओ। तब मैक्स को भी बात माननी पड़ती है। फिर ये दोनों जाकर के बैठ जाते हैं टाइम ट्रैवल मशीन और पहुंचते हैं 1994 में। तब फील्डिंग मैक्स को बताती है कि कल मेरा बर्थडे है। तब मैक्स उसे आगाह करता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने पुराने वाले वर्जन के पास मत जाना। तब फील्डिंग कहती है कि मेरा मन था मैं अपने पुराने वाले वर्जन के पास जाऊं और अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताऊं कि जिसके साथ कभी भी मत जाना, क्योंकि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन मैक्स कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। फिर ये लोग पहुंचते हैं एक फैक्ट्री के पास और एक तरफ से मैक्स अंदर जाता है और दूसरी तरफ से फील्डिंग अंदर जाने लगती है। तभी अंदर हम मैकॉम को देखते हैं जो बात कर रहा है पार्कर से, जो भी चिप पर अपनी रिसर्च कर रहा है। वो पार्कर को कहता है कि ऑलरेडी मेरे सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, मुझे अपने सारे के सारे पैसे वापस चाहिए, अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। तब पार्कर उसे एक चेक देता है और कहता है कि मुझे नया इन्वेस्टर मिल चुका है। लेकिन अब मैकॉम चेक को लेता उससे पहले भविष्य से यहाँ पर मैकॉम आ जाता है
और अपने पुराने वर्जन को कहता है कि इस चेक को वापस कर दो, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हें कितना बड़ा नुकसान होगा अगर तुमने इस चेक को ले लिया तो। भविष्य में यह कंपनी $1 मिलियन की बनने वाली है। और इतना कहते ही वो पार्कर को थप्पड़ मारता है और जाने लगता है उसे मारने के लिए। लेकिन वो पार्कर को मारता उससे पहले यहाँ पर मैक्स आ जाता है और बंदूक तान देता है मैकॉम पे। तभी फील्डिंग बंदूक तान देती है मैक्स पे और हमें पता लगता है कि फील्डिंग भी मिली हुई है मैकॉम के साथ। तब मैकॉम गोली मारता है पार्कर को, लेकिन वो मैक्स को गोली मारता उससे पहले मैक्स इन पे हमला कर देता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। तभी फ्यूचर मैकॉम जाता है अपने पुराने वाले वर्जन के पास और कहता है कि इस कंपनी को मैंने खरीदा है। और इतना कहते ही एक एनवलप देता है मैकॉम को और कहता है कि जिस तरीके से मैंने इसमें लिखा है तुम्हें कंपनी को वैसे ही चलाना है। तभी दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो एक एक करके सबको मार रहा है और सबसे निपटने के बाद वो आता है मैकॉम के पास। लेकिन वो मैकॉम को मारता उससे पहले फील्डिंग उस पर हमला कर देती है। तब मैकॉम टाइम मशीन को एक्टिवेट कर देता है वापस जाने के लिए। तब फील्डिंग उसे रोकती है और कहती है कि मेरे बिना यहाँ से मत जाओ। तब इस बात को सुनते ही मैकॉम गोली मार देता है फील्डिंग को और चला जाता है भविष्य में। तब मैक्स भी उसके साथ यहाँ से निकल जाता है। वो जैसे ही भविष्य में पहुंचता है मतुजक उसे कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, यहाँ के सारे मशीनों को तबाह किया जा रहा है। तब मैक्स को कोई बात समझ में नहीं आती। तब उसकी नजर पड़ती है कंपनी के नाम पे और समझ में आता है कि पास्ट में जो बदलाव हुए उसके कारण इस जगह के हर एक चीज का मालिक बन चुका है मैकॉम। वो जो चाहे वो कर सकता है। फिर वो पूछता है फील्डिंग के बारे में और बताता है मतुजक को कि फील्डिंग की मौत हो चुकी है। तब मतुजक कहता है कि कौन फील्डिंग। जब वो सिस्टम में सर्च करता है तब उसे फील्डिंग की कोई भी जानकारी नहीं मिलती। भविष्य बिल्कुल बदल चुका है। तब वो मतुजक से पूछता है कि आखिर मैकॉम इतना बड़ा आदमी बना कैसे। तब मतुजक समझाता है कि जब पहला टाइम मशीन का प्रोटोटाइप बना था तब उसने सबको कहा कि उसे तबाह कर दिया गया है, लेकिन शायद उसने उसे तबाह नहीं किया। वो बार बार गया पास्ट में और उसने पूरे भविष्य को बदल के रख दिया। तब मैक्स कहता है कि हमारे पास एक ही रास्ता है कि मैं पास्ट में जाऊं और उसे रोकूं। तब मतुजा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब एक ही मशीन बची है, मैकॉम के लोग तुम्हें ट्रेवल नहीं करने देंगे। फिर मैक्स सबको मारता हुआ जाता है मशीन के पास और अंदर बैठ जाता है। तब मतुजक जाता है मशीन को एक्टिवेट करने, लेकिन अब सारे लोग उस पर गोलियां चला रहे हैं। फिर भी घायल हालत में मतुजक मशीन को एक्टिवेट कर देता है और मैक्स पहुंच जाता है 1994 में। फिर वो पुलिस के पूरे डेटाबेस को चेक करता है कि आखिर फील्डिंग कौन से अस्पताल में है और वो पहुंचता है फील्डिंग के पास और कहता है कि अगर तुम गवाही दोगी मैकॉम के खिलाफ तब सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। तब फील्डिंग मान जाती है, लेकिन मैक्स कहता है कि भविष्य में हमारे पास तुम्हारी कोई भी जानकारी नहीं है। तब फील्डिंग बताती है कि मैंने 6 साल ट्रेनिंग की थी TEC में। तब मैक्स कहता है कि हमारे पास एक ही रास्ता है, अगर मैं तुम्हारे ब्लड सैंपल को लेकर के जाऊं तब कहीं तुम्हारे सारे डेटा को रिकवर किया जा सके। फिर वो जाता है उसके ब्लड सैंपल को लेने के लिए। तभी उसकी नजर पड़ती है अपनी पत्नी के ब्लड सैंपल पे और यहाँ पर उसे पता लगता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। तब वो भागता हुआ आता है फील्डिंग के पास। तब उसे पता लगता है कि मैकॉम के लोगों ने मार दिया है फील्डिंग को, लेकिन अब मैक्स को एहसास होता है कि अगर वो चाहे तो अपनी पत्नी को बचा सकता है। इसीलिए वो भागते हुए पहुंचता है मॉल में और जाकर के मिलता है अपनी पत्नी से उसे आगाह करने के लिए और उसे हर चीज बता देता है कि वो भविष्य से आया हुआ है। लेकिन वो मेलिसा को नहीं बताता कि आज वो मरने वाली है। वो कहता है कि मैं रात में घर पे आऊंगा। तब मेलिसा घर चली जाती है। रात में मैक्स उसके पास आता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए यंग मैक्स को बाहर मत आने देना। तब मेलिसा ऐसा ही करती है। फिर मैक्स बाहर जाता है। उसे पता है कि कब यहाँ पर कौन आने वाला है। वो एक एक करके सब पे हमला करने लगता है और सबको मारने लगता है, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। जब ये लोग ओल्डर मैक्स पे भारी पड़ते हैं तभी यंग मैक्स बाहर आ जाता है और वो एक एक करके सबको मारने लगता है। ये लोग सबको मार देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक विशाल आदमी है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो यंग मैक्स को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है, लेकिन वो उसे बेहोश करता उससे पहले ओल्डर मैक्स यहाँ पर आकर के उसे मार देता है। तब ये दोनों जाते हैं घर के अंदर। तब मैक्स देखता है कि 2004 का मैकॉम यहाँ पर आ चुका है और उसने अभी बंदूक तान करके रखा है मेलिसा पे और एक बॉम्ब भी लगा दिया है। मैकॉम अपने साथ साथ सबको उड़ा देना चाहता है और कहता है कि अगर मैं मर गया फिर भी मेरा यंगर सेल्फ राष्ट्रपति बन जाएगा। मैंने उसे सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। फिर वो बॉम्ब को ब्लास्ट करने ही वाला होता है। तभी ओल्डर मैक्स कहता है कि मैं यहाँ पर मैकॉम को भी ले आया हूँ। तब अपने यंगर सेल्फ को देखने के बाद मैकॉम भड़क जाता है और मेलिसा इस चीज का फायदा उठाती है। वो धक्का मारती है मैकॉम को। तभी मैकॉम टाइम मशीन को एक्टिवेट कर देता है। तब मैक्स धक्का दे देता है यंगर मैकॉम को ओल्डर मैकॉम के पास। जैसे ही पोर्टल के पास ये दोनों पहुंचते हैं एक टाइम पैराडॉक्स क्रिएट होता है। अगर ओल्डर और यंगर सेल्फ एक साथ हो जाए टाइम लूप में तब एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है जिससे उनका नामो निशान मिट जाएगा। फिर इसी तरीके से मैकॉम का नामो निशान मिट जाता है। फिर ओल्डर मैक्स उठाता है मेलिसा को
और उसे बाहर लेकर के आता है और अपने हंगर सेल्फ के पास रख देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये घर ब्लास्ट होने वाला है। और मैक्स पहुंचता है भविष्य में। तब वो देखता है कि मैकॉम मालिक नहीं है इस कंपनी का। मतुजक भी ठीक है, लेकिन मतुजक को कुछ भी याद नहीं कि उसने पास्ट में कैसे भेजा था मैक्स को। फिर मैक्स मतुजक से पूछता है मैकॉम के बारे में। तब मतुजक बताता है कि 10 साल पहले मैकॉम पता नहीं कहाँ गायब हो गया, किसी को नहीं पता कि अब मैकॉम कहाँ पे है। तब मैक्स खुश हो जाता है। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है फील्डिंग पे। तब वो उसके उसी बॉयफ्रेंड का नाम लेता है और कहता है कि तुम्हें उसे एक और चांस देना चाहिए। तब फील्डिंग हंसती है, क्योंकि वो मैक्स को जानती भी नहीं। लेकिन अब मैक्स जितनी जल्दी हो सके अपने घर जाना चाहता है। वो जैसे ही अपने घर के दरवाजे पे पहुंचता है, 10 साल का एक बच्चा डैडी चिल्लाते हुए बाहर आता है। ये मैक्स का बेटा है। तभी हम मेलिसा को देखते हैं। वो अभी भी जिंदा है और मैक्स को कहती है कि मुझे तुम्हें एक और गुड न्यूज़ देनी है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।